नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। भारतीय सेनाओं में अल्पकालीन भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के शुरू होने के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन होने के बावजूद बड़ी संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामने आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत रविवार तक मात्र 3 दिनों के भर्ती में 56,960 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके दी है। गौरतलब हो कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए शुक्रवार से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुई थी। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 जुलाई को बंद हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल एक और जहां अग्निपथ का विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर अब सेना का दावा है, वायुसेना का, कि लगभग 56,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं रविवार तक। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर अग्निपथ योजना का कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा था। युवा जो थे वो सड़कों पर उतर रहे थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को जो लेके आई है इससे कहीं ना कहीं युवा नाराज होते हुए नजर आ रहे थे। आगजनी भी की गई थी, तोड़फोड़ भी की गई थी, कहीं ना कहीं सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब 56,960 कह सकते हैं आवेदन किए गए हैं वायुसेना के अंदर, तो सोचिए कहीं ना कहीं युवा जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन से हटकर या फिर कहें जो अपना जो डिमांड थी या फिर कहें कि सरकार के जो खिलाफ खड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं अब इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 56,960 लोगों ने आवेदन किया है, युवाओं ने आवेदन किया है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस योजना की जो उपलब्धि है, जो सरकार जो कोशिश कर रही थी उससे कहीं ना कहीं युवा जो है वो संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं 5 जुलाई तक इसको आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अपनाई जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें पिछले 2 दिनों के अंदर ही, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक, यानी कि सीधे सीधे कहे तो 3 दिनों के अंदर 56,000 से ज्यादा के लोग जो है यानी कि युवा जो है वो आवेदन करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं कारगर होती नजर आ रही है। मगर सरकार ने कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना को जब लागू किया था तो 17 साल से 21 साल तक के लिए कहीं ना कहीं उम्र सीमा रखी गई थी और 4 साल के लिए समय सीमा रखी गई थी। मगर सरकार ने कहीं ना कहीं 17 साल से 23 साल तक कर दिया, यानी कि 2 साल और बढ़ा दिए गए। तो लगातार कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कोशिश की गई है। मगर लगातार कहीं ना कहीं युवाओं को समझाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास बिल्कुल जारी है। और यहाँ तक कि वायुसेना की बात करें या फिर तीनों ही सेनाओं की बात करें उसमें निरंतर कहीं ना कहीं कह सकते हैं बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से 3 दिनों के अंदर जिस तरीके से 56,000 से लोगों ने ज्यादा से लोगों ने आवेदन किया, तो उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस अग्निपथ योजना का युवा जो है वो भरपूर लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, लेकिन एक और जो तबका युवाओं का इस योजना का विरोध कर रहा है, उनका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पक्ष इनका जब विरोध कर रहा था अग्निपथ योजना का, जो लगातार कहीं ना कहीं आगजनी की बात करें, प्रदर्शन की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ नजर आया था। मगर केंद्र सरकार की तरफ से और तीनों ही सेनाओं की तरफ से यह जरूर कहा गया था कि जो भी इसमें युवा जो है वो प्रदर्शन के अंदर भाग लेंगे उनको इस योजना के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब शायद उसी की वजह से कहीं ना कहीं युवा जो है वो उस प्रदर्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं सरकार की योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति पहलू का कहीं ना कहीं हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मगर लगातार कहीं ना कहीं युवा जो है वो अभी भी सरकार की इस योजना का कहीं ना कहीं लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 4 साल का समय सीमा रखी गई है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा 25% की जो छूट दी गई है, यानी कि कहते हैं सेना के अंदर भर्ती की जाएगी और उसके अंदर जो कहते हैं मंत्रालय है, मंत्रालय के अंदर जो कहते हैं अग्निवीर है उनको लिए भी रिटायरमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं उनको 10% की कह सकते हैं राहत दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। इस तरीके की तमाम जो कोशिश है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर भी शायद इस कोशिश को बढ़ाया जा सकता है या फिर कहें इस उपलब्धि को बढ़ाया जा सकता है। मगर युवा जो है वो जिस तरीके से अब अपने कह सकते हैं योगदान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आवेदन कर रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसका जो विरोध था वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जी
ठीक है, इसका विरोध कमजोर होता नजर आ रहा है फिलहाल दिल्ली में और बाकी अन्य राज्यों में। क्या अभी भी विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी है राजीव, या फिर विरोध प्रदर्शन में भी कमी आई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, वो विरोध प्रदर्शन जो है वो अब कमजोर हो चुका है और दिल्ली के अंदर अब प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है अग्निपथ को लेकर। मगर यहाँ पर बात करें और राज्यों की, तो और राज्यों के अंदर जरूर छोटी-मोटी घटनाएं जरूर देखने को मिल रही है। कई बार ये भी देखा जा रहा है कि रेलों को रोका जा रहा है, रेलों के कहीं न कहीं उनको लेट कराया जा रहा है या फिर उसमें आग लगाने की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, वो जरूर कुछ ही कैसे राज्यों के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। मगर सरकार की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं युवाओं तक पहुंचाने की जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं कारगर होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं युवा जो है वो प्रदर्शन से हटकर अब कहीं ना कहीं कहते हैं इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आवेदन किया गया है तो केंद्र सरकार को और तीनों ही सेनाओं को लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर यानी 5 जुलाई तक और ज्यादा आवेदन हो सकते हैं और कहीं ना कहीं लाखों की संख्या के अंदर या फिर कहें हजारों की संख्या, करोड़ों की संख्या के अंदर युवा जो है वो इस योजना का लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। जी। बाकी की सेनाओं के लिए फिलहाल क्या जानकारी है? वायुसेना में तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, बाकी की सेनाओं के लिए क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना के अंदर जिस तरीके से अभी आवेदन करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, यही चीज और सेनाओं के अंदर भी स्टार्ट कर दी गई है। एक वेबसाइट भी जारी की गई है जिसके अंदर आवेदन करने की सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लगातार उस वेबसाइट को जनता तक पहुंचाने की या युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा भी और तीनों ही सेनाओं को द्वारा भी। और जो जो वेबसाइट है उसका नाम भी कहीं ना कहीं अग्निपथ .com सी BDEI ऐसे करके कुछ वेबसाइट बनाई गई है, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि वेबसाइट के माध्यम से और युवा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की इस योजना का लाभ उठाते हुए नजर आए। मगर बात करें तीनों ही सेनाओं की, जिस तरीके से वायुसेना के अंदर इस तरीके की 56,000 से ज्यादा के आवेदन आए हैं, तो उससे लगता है कि और सेनाओं के अंदर भी यानी दोनों ही सेनाओं के अंदर, थल सेना की बात करें या फिर जल सेना की बात करें, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की उपलब्धि हासिल होती हुई नजर आएगी। जी। हम्म ठीक है राजीव, फिलहाल अलग अलग सेनाओं की उपलब्धियां हासिल होंगी, लेकिन अभी क्या अन्य सेनाओं की ओर से ये जानकारी दी गई है कि कितने आवेदन अभी तक आ गए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दोनों ही सेनाओं की, थल सेना की और जल सेना की, तो उनकी तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। मगर वायु सेना की तरफ से ट्वीट के माध्यम से जरूर स्पष्ट किया गया है कि 56,960 आवेदन जो है वो उनके पास आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं तीनों ही सेनाओं को कहीं ना कहीं मनोबल मिलता हुआ नजर आ रहा है, सरकार को भी मनोबल मिलता नजर आ रहा है और युवा जो है वो कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ भी उठाते नजर आ रहे हैं। मगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जिस तरीके से इस योजना को लेकर केंद्र सरकार को बार बार घेरने की कोशिश कर रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वही चीज आप देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आवेदन आए हैं तो उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा आवेदन आ सकते हैं और कहीं ना कहीं तीनों ही सेनाओं के अंदर जो भर्ती करने की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं स्टार्ट की जाएगी। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिले हार सपा के लिए सियासी सबक बन गई है। इस हार ने पार्टी के लिए 2024 की राह में कांटे बिछा दिए हैं। इन कांटों को हटाने के लिए सपा को नए सिरे से तैयारी करनी होगी। जानकारों की माने तो उपचुनाव में शीर्ष नेतृत्व में गंभीरता नहीं दिखाई है। चुनावी तैयारियां अधूरी रखी। सपा के वोट में बसपा की सेंधमारी और अखिलेश यादव की चुनाव से दूरी हार की मुख्य वजह मानी जा रही है। सपा विधानसभा चुनाव के दौरान मिले वोट बैंक को लोकसभा उपचुनाव तक सहेजने में नाकाम रही। वहीं बीजेपी ने वोट बैंक को सहेजकर जीत का सेहरा सजा लिया है। सपा उपचुनाव को लेकर शुरुआत से ही दुविधा में दिखी। आजमगढ़ के लिए प्रत्याशी चयन में ही उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। प्रत्याशी के तौर पर डिंपल यादव, रमाकांत यादव, सुशील आनंद सहित कई स्थानीय नेताओं के नाम सुर्खियों में रहे। अंत में धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया। सपा की इस दुविधा ने मतदाताओं को भ्रमित किया। हालांकि धर्मेंद्र यादव मैदान में उतरे और दिन रात मेहनत की। उनकी सक्रियता के बाद प्रोफेसर रामगोपाल, आजम खान सहित पार्टी के तमाम दिग्गजों ने आजमगढ़ में डेरा डाला, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। इसका कारण अखिलेश यादव का चुनावों में सक्रिय न होना बताया जा रहा है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की उपचुनावों में हार हुई है, कहा जा रहा है कि ये 2024 के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रही है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जो विधानसभा में बहुमत मिला था, जो बहुमत कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा जो सीटें आई समाजवादी पार्टी की, वो यहाँ पर अखिलेश यादव को एक घमंड की तरह देखा जा रहा है कि उनमें घमंड था इसलिए वो आए नहीं चुनावों में, और अब उसका सीधे तौर पर यह खामियाजा देखने को मिला। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं यह ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसान करता है। तो वही समाजवादी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस, जाहिर सी बात है कि नुकसान विधानसभा में भी देखने को मिला और लोकसभा में दिखाई पड़ा। तो वही सपा उपचुनाव को लेकर शुरुआत से ही दुविधा में दिखी थी, क्योंकि चयन प्रत्याशी को लेकर सबसे बड़े आजमगढ़ से सांसद भी रह चुकी डिम्पल यादव का नाम उसमें कहा जा सकता कि उनका नाम दिया जाएगा, फिर रमाकांत यादव का नाम दिया गया, फिर सुशील आनंद का नाम दिया गया। तो ऐसे कई नाम नेताओं के लिए, लेकिन अंत में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से उतारने का काम किया गया। तो जाहिर सी बात है कि दुविधा के बाद प्रत्याशी का जो नाम है वो घोषणा करना जनता को एक कह सकते हैं कंफ्यूजन में डाल दिया था। और वहीं धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारने के बाद इस दुविधा में मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया था। वहीं आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, वहाँ रामपुर की जाए तो रामपुर में आजम खान की कॉन्फ्रेंस में की सीट नहीं जाएगी। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही समाजवादी पार्टी के पक्ष की सीटें थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रामपुर में दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया, तो जाहिर सी बात है कि इससे सबक जरूर लिया है, क्योंकि दोनों ही सीटें जो समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती थी उससे समाजवादी पार्टी हार गई। और वहीं इस बार पार्टी के लिए 2024 की जो राह है वो काफी आसान नहीं नजर आएगी और कहीं ना कहीं जो काटे वो दिखते भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है और दोनों ही सीटें जो सभा के पक्ष में थी उसको निकालने का काम किया है। क्योंकि जो तैयारी की बात है, सभा को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि तैयारियां जो इस बार थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी थी और इसी के चलते समाजवादी पार्टी दोनों सीटें हारी। और अखिलेश यादव जो ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है कि वो प्रचार के लिए नहीं गए, तो जाहिर सी बात है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस भी इनके लिए काफी नुकसानदेह है। और जो नए सिरे की बात की जाए 2024 में जो चुनाव होगा उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी ने संगठन से फिर से अपना तैयारी करनी है। जितेंद्र, क्या समाजवादी पार्टी की ओर से इसको लेकर अब कोई मंथन किया जा रहा है? क्या चुनाव में हार की समीक्षा समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है? देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव जब हारती है तो जब हार के सवाल पूछा जाता है तो पार्टी कार्यकर्ता ये बात कहते हैं कि उस पर समीक्षा की जाएगी, उस पर बैठक की जाएगी। और हालांकि यही समाजवादी पार्टी का भी बयान है कि इस पर समीक्षा करने की बात कही गई है और समाजवादी पार्टी कह रही है इस पर कहीं न कहीं समीक्षा की जाएगी। तो वह प्रत्याशी इसमें चयन से लेकर काफी मुशक्कत करनी पड़ी थी, तब जाके धर्मेंद्र यादव को नाम भरा गया था मैदान में। इसी को लेकर आप तो कहा सकता है कि स्थानीय लोगों को आजमगढ़ की जो हार हुई है वो स्थानीय लोगों को अलग अलग कारण भी हो सकती है। पार्टी से जुड़े जो मेहनत के निवासी जो शाही थे उनको कहीं ना कहीं आजमगढ़ से आने की बात कही थी। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जिम्मेदारी भी यहाँ दी थी, लेकिन वो इस्तीफा दे गए। स्थानीय नेताओं ने उन्हें कई बार निमंत्रण दिया अखिलेश यादव ने कि आए और प्रचार करें, लेकिन उन्होंने एक भी किसी भी कार्यकर्ता के नहीं सुनी। तो जाहिर सी बात है कि हार अखिलेश यादव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और लगातार जो वोट प्रतिशत की बात की जाए तो आजमगढ़ लोकसभा में चुनाव की स्थिति यहाँ की 2009 के बाद सभा में लगातार बढ़त मिली थी, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव 5-7% वोट पाकर तीसरे नंबर पे रही। तो इस बार भाजपा के रमाकांत यादव इस चुनाव में भाजपा लगभग 35.13% वोट पा है। तो वो इनसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से ज्यादा बसपा के जो कैंडिडेट थे वो कहीं ना कहीं वोट पाए, 28.18% वोट मिला। तो जाहिर सी बात है कि बसपा की सेंधमारी ही समाजवादी पार्टी की भी एक कारण हो सकती है, क्योंकि बसपा ने जिस तरह का प्रत्याशी था वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को अगर बसपा एक भी प्रत्याशी ना खड़ा बसपा सुप्रीमो, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी जो सीट थी धर्मेंद्र यादव की सीट थी वो उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी के पक्ष में चली जाए। तो कारण बहुत से हैं, अखिलेश यादव की वहां पर प्रचार न करना, जैसे कैंडिडेट को ना उतारना और कैंडिडेट का चयन नहीं और पदना, और वहीं वो सेंधमारी कराई जा सकती है। तो वहीं रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में ये बोला जा रहा था कि आजम खान का घर है और जाहिर सी बात थी कि हम आजम खान वहां से जीते हैं,
और आजम खान की ओवर कॉन्फिडेंस में भी ये कहा जा सकता है सीट नहीं निकल पाई। और आजम खान भारतीय मरकजी रामनगर में, लेकिन रामपुर में, लेकिन मेहनत करने के बावजूद समाजवादी पार्टी अपनी दोनों सीटें नहीं बचा पाई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। अभी तक सरकार अंतरिम बजट पर चल रही थी। बजट पेपरलेस था। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दावा किया कि मान सरकार ने यह बजट आम लोगों की सलाह पर तैयार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी पोर्टल और ईमेल के माध्यम से 20,384 सुझाव मिलने के बाद बजट तैयार किया गया और इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अलग अलग क्षेत्रों पर खासतौर से ध्यान दिया गया है। चीमा ने कागज रहित पेपर को बजट को पढ़ते हुए कहा कि पहले साल में हमारा ध्यान 3 मुख्य बातों पर होगा: बिगड़ती राजकोषीय सेहत को ठीक करना, सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करके सुशासन के वादों पर खरा उतरना और स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। अब बजट तो पेश हो चुका है, पर इसके ऊपर आज चर्चा होनी है। विपक्ष की तरफ से कल पहली नजर में तो इस बजट को एक्सेल शीट बजट करार दिया। अब देखना होगा कि आज उनकी तरफ से बजट को लेकर क्या सवाल रखे जाते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल पहले जिस तरीके से कल ही पहला बजट पेश किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और पहला ही बजट जिस तरीके से पेश किया उसका विरोध इस कदर हुआ है कि बीजेपी कह रही है कि ये पूरा सिर्फ और सिर्फ एक्सेल शीट बजट है। अब आज इस पर चर्चा होनी है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही बात कही है कि पहला बजट पेश किया गया आम आदमी पार्टी और मान सरकार का ये पहला बजट है और ये बहुत ही क्रूशियल बजट है। इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें आम जनता की लगी हुई है और आम आदमी पार्टी को भी इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। संगरूर बाई इलेक्शन की हार के बाद उनको एक दोबारा से स्टैंड पॉइंट चाहिए था कि दोबारा से लोगों के पीछे अपने गुटबिल को दोबारा बढ़ाते हुए नजर आए, क्योंकि बाई इलेक्शन की हार ने दिखा दिया कि लोगों को उनके प्रति गुस्सा हुआ नजर आ रहा है। तो ये बजट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन सरकार के लिए और आम जनता के लिए लेके आया था। 5 में से अपने 4 बातें इस बजट को उन्होंने पूरे कर दिए, चाहे मोहलत मिलने की हम बात कर ले या फिर 300 यूनिट बिजली की बात कर ले, तो कई चीजें हैं इस बजट पेश की गई है। पर सवाल विरोधियों का है कि कल बजट प्रेजेंट हो चुका है और पहले दिन से बजट प्रेजेंट होता है उसके ऊपर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं की जाती। तो कल जहाँ पे एक तरह से कहें कि बड़े बड़े वादे किए गए हैं बजट में, सीधे तौर पर कई बातें कही गई है कि 300 यूनिट बिजली 300 यूनिट हर परिवार को 1 जुलाई से पेंशन हो जाएगी। स्कूलों के लिए 123 करोड़ का बजट, रेनोवेशन पे टीचर ट्रेनिंग के लिए 30 करोड़ का, स्कूल में सोलर पैनल लगाने के लिए 100 करोड़
पहले दिन जब ये बजट पेश हुआ तो पहले दिन ही जनता की क्या राय है? क्या जनता ने जो उम्मीदें लगाई थी, और क्योंकि ये कहा गया है कि जनता के सुझाव से जनता बजट तैयार हुआ है, तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा बजट? देखिए, जनता कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस लेके आई है। देखिए, पहला एक जो सबसे अहम वादा उनमें से एक था, वो ये था कि जो 300 यूनिट फ्री बिजली, उसको लेकर सहमति बन चुकी है और 1 जुलाई से वो लागू हो जाएगी। बजट में कह दिया गया है कि वो लागू हो जाएगी, तो एक मेजर राहत ये है। वही दूसरी तरफ हम चलते हैं कि जो 36,000, अगर हम ये कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना, 26,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना और 36,000 कॉन्ट्रैक्चुअल को पक्का करना, इन सब के लिए बकायदा बजट में एलोकेशन कर दी गई है। 500 और 700 करोड़ की एलोकेशन लगभग की गई है। मतलब लगभग देख सकते हैं कि 1200 से 1300 करोड़ की एलोकेशन सिर्फ कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिमों को पक्का करने के लिए बजट में रखी गई है। तो नौकरी की बात यहाँ पे आ जाती है और वही कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि मुलाजिमों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो 26,000 सरकारी नौकरियां खुली है, उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खुशी यूथ में नजर आई है कि हाँ, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बजट के एलोकेशन का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन आ रही है, तो जो नोटिफिकेशन के अलावा अगला स्टेप चलेगा, अपॉइंटमेंट होगी। तो आमतौर पर कई बार यूथ ये कहता था कि अगर नोटिफिकेशन करती पर बजट में एलोकेशन नहीं होती है, तब उनकी नौकरियां नहीं मिलने लगी। तो अब बजट में एलोकेशन होगी, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा। तीसरा, अगर हम कहें कि मोहल्ला क्लिनिक, 117 मोहल्ला क्लिनिक आ रहे हैं, उसके लिए 77 करोड़ की बजट एलोकेशन कर दी गई है। तो ये अगर हम कहें तीसरा वादा अपना पूरा कर दिया। एक वादा जो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी या फिर कहें भारत सरकार इस बार पूरा नहीं कर पाई है, वो महिलाओं को 1,000 रुपए जो हर महीने देने का था, वो चीज अगर हम कहें कहीं ना कहीं अभी पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर जब वित्त मंत्री हरपाल सिंह से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने 5 में से 4 वादे अपने पूरे कर दिए, तो एक वादा जो रहता है उसको भी हम जल्दी ही पूरा कर देंगे। लोगों ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया और 5 साल में नहीं, हम 5 साल की एंडिंग में नहीं, हम पहले साल के अंदर ही अपने वादे पूरे करने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने सीधे से लोगों से कहा है, आम जनता भी कि थोड़े समय में और दें, हम अपने सारे वादे पूरे करके जाएंगे। जी हमें जिस तरीके से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगभग ज्यादा खराब होती जा रही है, क्या उसको सुधारने के लिए कुछ खास रहा इस बजट में? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, इस बार के बजट में अगर हम कहें कि एलोकेशन अलग अलग तरीके से की गई है। अगर हम कहें कि पुलिस की तरफ से पुलिस को अपग्रेड करने के लिए, ज्यादा अच्छे परफॉर्म करने के लिए, अगर हम कहें इस बार लगभग 9,000 करोड़ का टोटल बजट रखा गया है। और जो पुलिस के लिए अगर हम कहें कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस बार पुलिस को अपग्रेड, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर ट्रेनिंग, इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रावधान रखें और ये कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पंजाब में कहीं दिक्कत ना है। तो अगर हम टोटल और बात करते हैं बजट के एलोकेशन के लिए, तो वो लगभग 9,449 करोड़ का बजट एलोकेशन लॉ एंड ऑर्डर पे है। जिसमें से कि 108 करोड़ पंजाब पुलिस को ज्यादा हाईफाई करने के लिए, जी हाँ, ज्यादा अच्छी इक्विपमेंट, ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग, उन सब के लिए 108 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा 30 करोड़ का बजट साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, आजकल जो नया ट्रेंड चला है, असली क्रिमिनल्स अब बाहर बहुत कम हो गए, सारे साइबर क्राइम कोई ना कोई ऑनलाइन ठगी का जरिया अपना रहा होता है किसी न किसी तरीके से। तो पहले जहाँ पे साइबर क्राइम का एक सेल होता था, अब साइबर क्राइम के सेल हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। उसके लिए 30 करोड़ की बजट एलोकेशन, जो कि एक अच्छा इनिशिएशन अगर हम मान सकते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं कि 10 करोड़ में नई डिस्ट्रिक्ट जेल मोहल्ले में बनाई जानी है। उसके लिए फिर वही अगर हम कहें कि सभी पुलिस महिला मित्र केंद्र में भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मोहाली में 5 करोड़ के अंदर अगर हम कहें पायलट प्रोजेक्ट के तहत CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। तो कहीं ना भी हम देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस को और ज्यादा मॉडर्नाइज, पुलिस को और ज्यादा केपेबल बनाने के लिए इनिशिएटिव उठाई जा रही है। अब ये देखना होगा, स्टार्टिंग इन मोहाली से की गई है, पर उसके अलावा पूरे पंजाब पुलिस को ही अपग्रेड किया जाएगा। तो इनिशिएटिव अच्छा है। अब ये देखना होगा कि इनिशिएटिव कर दिया है, ग्राउंड रियलिटी में कितना सही हो पाता है, या फिर हम ग्राउंड रियलिटी तक कितना ये प्रूव कर पाते हैं उसे। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर शिवसेना में बगावत के कारण राज्य सरकार के सामने दिख रहे संकट के दौरान महाविकास आघाड़ी को एकजुट रखने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने सोमवार को 2 बड़े ऐलान किए। पवार ने कहा कि गुवाहाटी से मुंबई लौटते ही कई बागी शिवसेना विधायक अपना पाला बदल लेंगे
और फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे सरकार का साथ देंगे। उन्होंने दूसरा बड़ा ऐलान ये किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज या कल में एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के मंत्रियों से इस्तीफा ले सकते हैं। उधर खबर है कि एकनाथ शिंदे के बागी खेमे ने विधायकों की सदस्यता रद्द होने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए टल गई है। इधर शिवसेना की लीगल टीम ने रविवार को मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण विधानसभा उपाध्यक्ष को फैसले लेने का पूरा अधिकार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि कल ही मामले में जब सुनवाई हुई महाराष्ट्र में, तो उसको लेकर ये बात सामने आई कि 11 जुलाई तक के लिए ये जो सुनवाई है वो टल गई है और 11 जुलाई तक जो विधायक हैं उनको अयोग्य नहीं करारा जा सकता। तो आखिर अब क्या आगे महाविकास अघाड़ी सरकार के पास फैसला होगा? देखिए मुस्कान जी, महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी हलचल चल रही है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट में गए दोनों याचिका में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई तक समय दिया है। इस बीच 5 जुलाई तक दोनों पार्टियों को जो है संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है, जवाब देने का निर्देश। लेकिन देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लगातार यह माना जा रहा है कि अब महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तमाम जो बागी विधायक है वह मुंबई की तरफ कूच करने वाले। माना जा रहा है कि आज एक शिंदे का गुट मुंबई आ सकता है, और क्योंकि लगातार जिस तरह से भाजपा के तमाम नेता जो है शिंदे गुट के साथ संपर्क में है, लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी खुले तौर पर यह नहीं कर रही है कि वह सरकार बनाने के लिए तैयारी में है। लेकिन यह माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का गुट जो है बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात करेगा, खासकर राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र देगा और ये बताएगा कि वह फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, यानी कि अपनी जो आंकड़ा है उसे बताने के लिए तैयार है। इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। कल शाम भी यह जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे आज ठाणे स्थित अपने आवास पर दफ्तर में आने वाले हैं, क्योंकि आज जो है एकनाथ शिंदे के तमाम समर्थक एक बड़ी सभा का आयोजन किए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है कहीं कहीं महाराष्ट्र के सियासी हलचल में चल रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से जिस तरह से एक एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक समर्थक बन के उभरे हैं, सब एनसीपी प्रमुख ने सीधे तौर पे कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे का गुट जब मुंबई आएगा तो उसमें से कुछ विधायक जो है शिवसेना के पाले में आकर खड़े हो जाएंगे, यानी कि फ्लोर टेस्ट पे जब किया जाएगा उस वक्त जो है शिवसेना के पाले में भी तमाम बागी विधायक एक बार फिर से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर के फैसले को भी कहीं ना कहीं अयोग्य करार दिया गया और उन्हें भी नोटिस दिया गया है, नए विधायक दल के नेता को नोटिस दिया गया है, आखिर अब क्या फैसला हो सकता है महाराष्ट्र सरकार का और क्या कुछ कानूनी अधिकार है उनके पास? देखिए मुस्कान जी, अब एक ही बात होती है कि अगर एकनाथ शिंदे का गुट बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए फ्लोर टेस्ट में आता है और यह सफल हो जाता है तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो निराधार हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जो सियासी हलचल के लिए याचिका दी गई है उसमें जो है समीकरण बन गया है, यानी कि सरकार बनाने को लेकर जिस तरह से जल्दबाजी बीजेपी कर रही थी, ठीक उसी तरह से जो है आदेश भी आया हुआ है। 11 जुलाई तक वक्त मिला है। इस वक्त के बीच में अगर एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार बनाती है तो महाविकास अघाड़ी में बने शिवसेना को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा और तमाम जो मंत्री पद है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का गुट बिल्कुल सक्रिय और एक्टिव है, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग भी तमाम तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं, क्योंकि कल शाम बीजेपी के विधायक दल के नेता ने सीधे तौर पर सभी विधायकों का आदेश दिया कि आप मुंबई में रहे, रीचेबल रहे, मुंबई से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। तो इस तरह का आदेश दिया, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एकनाथ शिंदे का गुट कब राज्यपाल से मिले और कब उनके साथ मिलकर फ्लोर टेस्ट किया जाए और उसमें सफलता हासिल की जाए।
लेकिन सत्यप्रकाश, शरद पवार का और संजय राउत का ये कहना है कि जैसे ही ये जो विधायक है शिंदे गुट जो है वो महाराष्ट्र में आएगा, मुंबई में आएगा, तो यहाँ पर इस गुट के टूटने की उम्मीदें जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि कई बागी जो है वो अपना पाला बदल लेंगे। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए काफी लंबे समय से एक आदित्य ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि उनके संपर्क में 20 विधायक लगातार हैं। दूसरी बात, ये एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी यही बात कही है कि जैसे ही विधायक मुंबई आएंगे शिवसेना के पाले में चढ़े जाएंगे, क्योंकि 16 से ज्यादा विधायक शिवसेना के संपर्क में है। और वहीं यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से आखिरी विधायक जाधव जो मुंबई गुवाहाटी गए थे, वह शायद शिवसेना के गढ़ के तौर पे गए थे, शिवसेना के एक सूत्रधार बनकर गए थे, तमाम जानकारियां हासिल करने गए थे। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। उसी के द्वारा शिवसेना के एक नया जो है कहीं न कहीं ताकत से मिली है, संजीवनी से मिली है कि अगर मुंबई विधायक आते हैं तो उनके संपर्क में भी लगातार रहेंगे। और फ्लोर टेस्ट में जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो कई विधायक जो है शिवसेना के पाले की तरफ से खड़े हो जाएंगे। इस तरह का आश्वासन शरद पवार ने भी दिया है, आदित्य ठाकरे ने भी दिया है, और सैनिकों में भी इस तरह का जो है कहीं संतोष है कि अगर विधायक मुंबई आते हैं तो कहीं कहीं शिवसेना के पाले में भी कुछ विधायक जा सकते हैं। लेकिन क्या लगता है सत्यप्रकाश, शरद पवार जो हैं, क्योंकि वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, काफी पुराने, काफी सीनियर लीडर हैं वो, तो क्या वो अपनी सरकार को बचा पाएंगे? और या जब गुट ये यहाँ पर आएगा, शिंदे गुट जो है जब महाराष्ट्र में आएगा, तो बागियों का पाला बदलने की कोशिश होगी, क्योंकि खुद महाविकास अघाड़ी सरकार भी उनको मनाने की कोशिश करेगी। क्या लगता है, क्या पाला बदलेंगे विधायक और शरद पवार अपनी सरकार बचा पाएंगे? देखिए, कल हमारी बात एक बागी विधायक दीपक केसरकर से हो रही थी। सीधे तौर पर उनका कहना है कि वह शिवसेना के साथ जाने के लिए तैयार है, शिवसेना में अभी भी है। एक नाथ शिंदे का गठ जो है वो सैनिकों का गठ है। ऐसे में वह उद्धव ठाकरे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, वह तुरंत आएंगे और सरकार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी बात कहा है, उद्धव ठाकरे उनके आराध्य देव है, वो उन्हें मानते हैं, वो समझते हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना को काफी लंबे समय से उन्होंने समय दिया है। 20 साल से ज्यादा की राजनीति में उन्होंने शिवसेना के अलावा किसी और पार्टियों में समावेश नहीं होने दिया अपने आप। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो शिवसेना जो है कहीं न कहीं एकमत होने की जो मंशा चल रही है, एकमत होने की जो खेल खेल रही है, उसमें कुछ विधायक जरूर आने की आशंका है। अगर विधायक बागी विधायक जो है शिवसेना के पाले में एक बार फिर से आते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी और एक नाथ शिंदे का जो गठ है उसमें जो है समीकरण बिगड़ जाएगा। इसका फायदा सीधे तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार ही नहीं बल्कि शिवसेना को भी होगा, क्योंकि शिवसेना इस समय दो लड़ाई लड़ रही है, एक सत्ता बचाने की, दूसरी तरफ पक्ष को बचाने की। ठीक है, इस लड़ाई में कहीं कहीं शिवसेना का ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले के एक सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री पद के लिए 8 चेहरों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रदेश में आम लोगों से फोन पर पूछा जा रहा है और सर्वेक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद का कौन सबसे बढ़िया उम्मीदवार है, ये पूछा जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर के लिए 1, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए 2, अनुराग ठाकुर के लिए 3, जगत प्रकाश नड्डा के लिए 4, प्रेम कुमार धूमल के लिए 5, सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए 6, कौल सिंह के लिए 7, मुकेश अग्निहोत्री के लिए 8, प्रतिभा सिंह के लिए 9 और अन्य के लिए 0 दबाने को कहा जा रहा है। फोन पर यह सर्वेक्षण कौन सी एजेंसी कर रही है, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। फोन पर कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा मान रहा है कि बीजेपी जीतेगी तो 1, कांग्रेस के लिए 2 और आप के लिए 3 का बटन दबाने का होगा। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि सर्वेक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाम के लिए ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, साथ ही साथ पार्टी के लिए भी सर्वेक्षण किया जा रहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी जीत हासिल कर सकती है।
और कौन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। सीएम के कई ऐसे नाम दिए गए हैं जो चर्चाओं में हैं और ये पूछा गया है कि आखिर कौन जो है वो सीएम बनने के लायक है और सीएम बन सकता है। ये जो सर्वेक्षण है ये कौन सी एजेंसी कर रही है इस पर अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें सीएम के नामों का जो एक लिस्ट रखी गई है उसमें सबसे पहले जयराम ठाकुर के लिए 1 दबाने को कहा गया है। आम आदमी के किसी भी प्रत्याशी के लिए 2, अनुराग ठाकुर के लिए 3, जगत प्रकाश नड्डा के लिए 4, प्रेम कुमार धूमल के लिए 5, सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए 6, कौल सिंह के लिए 7, मुकेश अग्निहोत्री के लिए 8, प्रतिभा सिंह के लिए 9 और अन्य के लिए 0 दबाने की बात कही जा रही है। इसी के साथ अगला सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो इस बार चुनाव जीतेगी, और इस सवाल के लिए बीजेपी जीतेगी तो 1, कांग्रेस के लिए 2 और आम आदमी पार्टी के लिए 3 का बटन दबाने का कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जो सर्वेक्षण है वो किस एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन ये सर्वेक्षण जो है वो सीएम के लिए करवाया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से हिमाचल में ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अभी तक कोई खुलासा हुआ कौन सी एजेंसी या फिर सरकार द्वारा ये सर्वेक्षण करवाया जा रहा है? देखिए, जैसे भाजपा का पहले 4 सर्वे पहले ही करवा चुकी है। अपने विधानसभा क्षेत्र है उनमें जो 4 सर्वे वो करवा चुकी है, इसमें जो 2 एजेंसीज वो बाहर की थी। अभी जो ये सर्वे हो रहा है ये फोन पर हो रहा है, लोगों को फोन किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का कामकाज पूछा जा रहा है, सरकार का कामकाज पूछा जा रहा है और मुख्यमंत्री के लिए पसंद आपको विकल्प दिए जा रहे हैं कि जयराम ठाकुर के लिए 1 दबाएं, अनुराग ठाकुर के लिए 3 दबाएं, के लिए इतना दबाएं। ये जो अभी सर्वे किया जा रहा है फोन पर, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है कि ये कौन सी कंपनी कर रही है, सरकार करवा रही है, भाजपा करवा रही है या कांग्रेस करवा रही है या कोई अन्य पार्टी ये सर्वे करवा रही है या इंडिपेंडेंट कोई कंपनी है जो हिमाचल में ये सर्वे कर रही है। लेकिन इसमें साफ तौर पर यही है कि जो मुख्यमंत्री का जो आगामी चेहरा है जिसके दम पर ये चुनाव लड़ा जाना है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उसके लिए ये सर्वे बहुत ही अभी जो एजेंसी सामने नहीं आई है कि कौन सी एजेंसीज कर रही हैं और ये क्यों कर रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी अभी जो रुझान सामने आ रहा है उसमें नंबर 1 पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बने हुए हैं। ठीक है, इन रुझानों में नंबर 1 पर जयराम ठाकुर ही बने हुए हैं। अभी इस साल के अंत में ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले तरह तरह के सर्वे करवाए जा रहे हैं। इन सर्वों के मुताबिक अभी तक जितने सर्वे हैं उनके मुताबिक कौन सी पार्टी को बढ़त बताई जा रही है? जी देखिए, जो अभी तक जो सर्वे हुए हैं वो भाजपा ने अपने लेवल पर करवाए, अपनी एजेंसी बुलाई हैं, लेकिन फिर भी जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने जो सर्वे हिमाचल में किए हैं उसमें जो बात उभर कर आई थी वो थी कि भाजपा की स्थिति काफी अच्छी नहीं है, बावजूद इसके जो विपक्षी दल कांग्रेस है वो काफी सक्रिय नहीं है और जो विपक्षी दल की जो भूमिका है वो इतनी ज्यादा दमदार नहीं है कि जनता उस पर रिलाय कर सके। तो अभी तक तो जो सर्वे में कि जो 4 सर्वे भी किए हैं उसमें भाजपा को पता है कि हम लोग कहाँ कमजोर है और कितनी सीटों पर हम हो सकते हैं, कितनी सीटें। तो अगर आप कांग्रेस देखेंगे, कांग्रेस का भी कहना है कि हम लोग अपनी जो विधानसभा है वहां पर ये सर्वे करवाने जा रहे हैं और ये जो सर्वे है इसी के आधार पर जो है वो कांग्रेस जो आगामी चुनाव है उसमें टिकट का आवंटन करेगी। कांग्रेस भी इस बार साफ कर चुकी है कि जो 2 बार हार चुके हैं या जिनका दमदार चेहरा नहीं है, जो जिताऊ उम्मीदवार नहीं है, उन पर कांग्रेस बिल्कुल भी इस बार दाव नहीं लगाएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से टीना ठाकुर जी ये सर्वे करवाए जा रहे हैं इस पर सरकारों का क्या कहना है? जिस तरीके से कांग्रेस का आपने बताया, इसी तरीके से क्या आम आदमी पार्टी इतनी सक्रिय दिखाई दे रही है हिमाचल में? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो बेशक बहुत बड़े लेवल पर सक्रिय नहीं होती, लगातार सक्रिय है। गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में उनका ज्यादा जोर लगा रहे हैं वो लोग। और अगर आपने पिछले दिनों देखा होगा तो जो भी जो अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जितने भी ये अपने जो दौरे किए हैं वो लगातार उन गढ़ों में किए हैं जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं।
अभी पिछले दिनों ही, कुछ दिन पहले ही जो उन्होंने अभी हाल का ही दौरा किया, वो शिक्षा मंत्री के गढ़ का था। तो अभी आप देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार अपनी जो कार्यकारिणियां हैं, लगातार जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो बढ़ाने पर जोर दे रही है, और लगातार ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में इतना नहीं वो कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि ग्रामीण जो जनता है उनको लगता है कि उनको आसानी से समझा पाना उनके लिए अच्छा रहेगा, और जो जनता है ग्रामीण क्षेत्रों की वो ज्यादा वोट बैंक में कन्वर्ट होगी। तो इसलिए जो आम आदमी पार्टी है फिलहाल जो है, इन्होंने एक बदलाव यात्रा भी पिछले कल से शुरू की है, तो ये जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा करने जा रही है। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 28 जून से आगामी 1 जुलाई तक 4 दिवसीय कोरिया जिले की 3 विधानसभाओं के दौरे पर रहेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तरीके की आवश्यक तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार 28 जून को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहरासी पहुंचेंगे। वहीं से वनांचल ग्राम रामगढ़ आएंगे और फिर सोनहत के रजौली का दौरा कर वापस बैकुंठपुर पहुंचेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय जनता से मुलाकात कर संवाद करेंगे। दूसरे दिन 29 जून को जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के प्रेमाबाग के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और फिर मनेंद्रगढ़ विधानसभा के 3 स्थानों पर जनता से रूबरू होंगे। यहां रात्रि विश्राम के बाद तीसरे दिन 30 जून को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावित ग्रामीण अंचलों में दौरा कार्यक्रम है। इसके अगले ही दिन 1 जुलाई को कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता होगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कोरिया दौरा है। कोरिया जिले के दौरे पर वो रहेंगे और यहाँ पर तीनों विधानसभाओं का वो दौरा करेंगे और इस दौरान वो अलग अलग कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है और इसी कार्यक्रम को लेकर आज से ही उनका दौरा है। अगले 4 दिन के लिए वो कोरिया जिले की तीनों विधानसभाओं में रहेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अलग अलग तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने जो तैयारियां पूरी की है उसके बाद आज मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहरासी पहुंचेंगे। उसके बाद वहीं से वनांचल ग्राम रामगढ़ वो आएंगे और फिर सोनहत के रजौली का दौरा कर वापस बैकुंठपुर पहुंचेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय जनता से मुलाकात कर संवाद भी किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 29 जून को जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के प्रेमाबाग के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकार वार्ता को वो संबोधित करेंगे और फिर मनेंद्रगढ़ विधानसभा के 3 स्थानों पर जनता से रूबरू होंगे। यहां रात्रि विश्राम के बाद तीसरे दिन 30 जून को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावित ग्रामीण अंचलों में दौरा कार्यक्रम है और इसके अगले दिन 1 जुलाई को कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 28 जून से आगामी 1 जुलाई तक 4 दिवसीय कोरिया के तीनों विधानसभाओं के दौरे पर रहेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तरह की आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी के अनुसार 29 जून को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहरासी पहुंचेंगे और वहीं से वनांचल ग्राम रामगढ़ आएंगे और फिर सोनहत के रजौली का दौरा कर वापस बैकुंठपुर पहुंचेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय जनता से मुलाकात कर संवाद किया जाएगा। दूसरे दिन 29 जून को जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के प्रेमाबाग के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी।
इसे कवर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, फिलहाल जिस तरीके से सीएम का ये दौरा है, कार्यक्रम है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? मुस्कान, देखिए, ये कोरिया जिले का दौरा है और भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। तो इसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। कोरिया जिले में आज जो उनका कार्यक्रम है वो भरतपुर जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, वहां रहेंगे। वहां के कई गांवों में आज का उनका दौरा है और लगभग 3 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है। 3 दिवसीय ये दौरा है, इसमें किस तरीके के कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है? जी, जैसा कि अभी तक देखा गया है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम साहब गांव में जाते हैं, रुकते हैं, वहां लोगों से मुलाकात करते हैं, स्कूली बच्चों से मिलते हैं। उसी कार्यक्रम में ये जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है ये पूरा डिजाइन किया गया है। यहाँ पर भी वो कई ग्रामीणों से मिलेंगे। लगभग आज उनको 2 से 3 गांव है जहाँ पे जाना है, लोगों से मिलना है, उनकी समस्याएं सुननी है और कुछ स्कूली बच्चों से भी आज वो मुलाकात करेंगे। सीएम का जो ये कार्यक्रम है स्वाति, क्या आगे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, नजदीकी हैं, उसको लेकर क्या कुछ इसको जोड़कर देखा जा सकता है? जी, विधानसभा चुनाव को जोड़कर बिल्कुल इसको देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 2 साल का कोरोना का जो टाइम था 2020 और 21, जिसमें प्रशासनिक तौर पर सीएम साहब का दौरा हर गांव और विधानसभा क्षेत्रों तक नहीं हो पाया है। तो ये जो एक रुकी हुई प्रक्रिया थी उसको भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है और वो लोगों से खुद बातचीत कर रहे हैं, जगहों पर पहुंच रहे हैं, ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्या है, कैसी व्यवस्थाएं चल रही है और वहीं पर ऑन द स्पॉट उन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि क्या समस्याएं थी जिनका समाधान अभी सीएम साहब के जाने के बाद हुआ है। कई बार ऐसे देखा गया है कि कुछ काम पटवारी लेवल के रुके हुए हैं, कुछ काम अधिकारी लेवल के रुके हुए हैं, कुछ कलेक्ट्रेट से होने वाले काम है, कहीं पे स्कूलों की मांग है, कहीं पे धार्मिक स्थलों की मांग है, कहीं पे कुछ जीर्णोद्धार का काम है। तो उन सारे कार्यक्रमों को यहाँ पर सीएम साहब देन एंड देयर ऑन द स्पॉट करते चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश आता है कि सीएम साहब अभी लगभग चुनाव में 1 साल बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले ये किस्म का दौरा जो है, लोगों से मिलना, उनसे उनकी समस्याएं पूछना और फिर उनका समाधान करना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश जनता के बीच जा रहा है। ठीक है स्वाति, जो सीएम का कार्यक्रम है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरीके की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है? देखिए, प्रशासनिक, क्योंकि सीएम साहब का मामला है तो प्रशासनिक पूरी तैयारियां रहती है और कोरिया जो क्षेत्र है ये हमारे जो होम मिनिस्टर हैं ताम्रध्वज साहू जी, उनका क्षेत्र भी माना जा रहा है। वहाँ के वो प्रभारी मंत्री हैं, तो पूरा प्रशासनिक अमला सुरक्षा में और सारी चीजों में तैनात रहता है। कब तक सीएम वहां पर पहुंचेंगे? अपने कार्यक्रम कब तक शुरू होंगे उनके? देखिए, जो बताया गया शेड्यूल है उस हिसाब से तो 11 बजे वो रायपुर से निकलेंगे और लगभग 12 से 1 के बीच में वहां पर पहुंचकर कार्यक्रमों में भेंट मुलाकात और सारी चीजों को कंटिन्यू करने की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। इसके अलावा सीएम यहाँ पर क्या कोई विकास सौगात भी दे सकते हैं? देखिए, विकास सौगात की अभी तो जानकारी उस हिसाब से नहीं मिली है, लेकिन यथासंभव जैसा कि हर बार देखा गया है कि सीएम साहब जिस हिसाब से डिमांड आती है उस हिसाब से, डिमांड मतलब पब्लिक को वहां पर क्या जरूरत है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी पुल का काम आधा रुका हुआ है, कई बार ऐसा देखा गया है कि स्कूलों के जीर्णोद्धार या इस टाइप के जो भी काम कि वहां पे जनता मांग करती है वो वही देन एंड देयर उन सारी चीजों में प्रक्रिया देते हैं और लोकार्पण और सारी चीजें करते चलते हैं। तो संभावना बिल्कुल ये जताई जा सकती है कि जिस हिसाब से जनता की चीजें रुकी हुई हो या जो भी जनता मांग करे उस पे वो अपनी क्रिया दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। सीएम धामी आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे, जहां पुलिस लाइन देहरादून के प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास सीएम द्वारा किया जाएगा। राज्य पुलिस विभाग के अंतर्गत संचालित सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट ई-एफआईआर मॉड्यूल में दर्ज होने वाली ई-एफआईआर को अधिसूचित किए जाने के संबंध में सीएम
बैठक भी लेंगे। आपको बता दें कि डिजिटली जो FIR दर्ज होती है उसको लेकर यहाँ पर बैठक की जाएगी और उसके बारे में समीक्षा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्करी, फिलहाल CM साहब आज रहने वाले हैं देहरादून के दौरे पर, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम देहरादून में है, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले कार्यक्रम की, तो सुबह 10:15 बजे पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून के प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड एवं बैरक का शिलान्यास होना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा जो अपर सचिव हैं राधा रतूड़ी हैं वो मौजूद रहेंगे, स्थानीय विधायक हैं विनोद चमू, DGP अशोक कुमार वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस विभाग के वो वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, सुबह 11:30 बजे राज्य पुलिस विभाग के अंतर्गत संचालित CCTNS प्रोजेक्ट यानी E-फायर मॉड्यूल में दर्ज होने वाले E-फायर को अधिसूचित किए जाने के संबंध में सचिवालय में बैठक होने जा रही है, जिसमें पुलिस विभाग से जुड़े तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। खुद DGP अशोक कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस विभाग से वो इसमें शामिल रहने वाले हैं और एक दूसरे के विचार विमर्श से जो है E-फायर मॉड्यूल में दर्ज होने वाली E-फायर को अधिसूचित किए जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें शाम 6 बजे की, तो शाम 6 बजे राजभवन उत्तराखंड में नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल जस्टिस विपिन सांघी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, प्रतिभाग करेंगे। उसके अलावा खुद जो सूबे के राज्यपाल हैं वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस तरह से 10:15 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आज पूरा जो दिन है वो बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। इसमें पहला कार्यक्रम पुलिस लाइन में होना है, दूसरा कार्यक्रम सचिवालय में है और तीसरा कार्यक्रम राजभवन में है। जी ठीक है, उनके ये कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है और कब तक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे? देखिए मुस्कान, सुरक्षा के इंतजाम की हम बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम हैं। तमाम जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो काफी चौकन्ने हैं और तमाम जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो पुख्ता है। अगर हम बात करें पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम होने वाला है, शिलान्यास कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ चूंकि पुलिस का कार्यक्रम है, ऑलरेडी वहाँ पर इतने ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। चूंकि पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रशासनिक भवन का और क्वार्टर गार्ड का जो है शिलान्यास हो रहा है, तो वहाँ पर काफी सुरक्षा इंतजाम है। साथ ही अगर हम बात करें सचिवालय में, तो सचिवालय में भी तमाम जो सुरक्षा इंतजाम वो किए गए हैं। ऑलरेडी वहाँ पर सुरक्षा की रहती है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है राज्य पुलिस विभाग के साथ, तो सुरक्षा इंतजाम बहुत ज्यादा बेहतर है। साथ ही अगर हम बात करें शाम 6 बजे के कार्यक्रम की, क्योंकि ये तीनों जो कार्यक्रम है ये अपने आप में एक ऐसी जगह आयोजित किए गए हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुरक्षा रहती है, तो सुरक्षा के मद्देनजर से कोई भी चूक अभी तक नजर नहीं आ रही है और तमाम जो इंतजाम वो पूरे हैं। शाम 6 बजे राजभवन में नए जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जिससे विपिन सांघी नैनीताल हाईकोर्ट के उनकी शपथ समारोह है, तो सारे इंतजाम पुख्ता हैं और तीनों जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 10:15 बजे से चल करके शाम 6 बजे के बाद जो ये कार्यक्रम समाप्त होंगे। जी ठीक है, शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त होंगे अस्करी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये कार्यक्रम शुरुआत होने जा रही है, कब तक जो CM है वो पहुंचेंगे देहरादून में, कब तक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ जो बैरक का और कई विकास कार्यों की जो सौगात दी जा रही है CM द्वारा, उसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो अभी फिलहाल देहरादून अपने आवास में ही हैं और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जितने भी कार्यक्रम हमने अभी तक देखे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, वो टाइम लाइन पर आते हैं हमेशा। 10:15 बजे कार्यक्रम है तो मान लीजिए 10:20 तक या 10:25 तक वो आ जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसके बाद क्योंकि जिस तरह से बहुत लंबे वक्त से एक डिमांड चल रही थी पुलिस विभाग की कि प्रशासनिक भवन होना चाहिए और क्वार्टर गार्ड और बैरक होना चाहिए, तो उसका शिलान्यास होने जा रहा है। जल्दी भवन का निर्माण भी शुरू हो जाएगा, तो एक बहुत उत्सुकता है पुलिस विभाग में इसको लेकर के। और अगर हम बात करें जिस तरह से राज्य पुलिस विभाग के अंतर्गत संचालित CCTNS प्रोजेक्ट में
एफआईआर मॉड्यूल में दर्ज होने वाली एफआईआर को अधिसूचित किए जाने के बारे में कई बार जो है मांग की गई है। इसके बारे में कई बार विचार विमर्श हुआ है और कई बार अपनी बातें रखी गई हैं। राज्य पुलिस विभाग ने अपनी बातें रखी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष। आज इसमें ऐसा माना जा रहा है कि अभी इसको अधिसूचित किया जा सकता है और ये बड़ा कदम होगा। और अगर हम बात करें शाम 6 बजे कार्यक्रम की, तो शाम 6 बजे चूंकि राजभवन में कार्यक्रम होना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एकदम समय पर वहां पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है अस्कर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।